आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रूस के SU-57 फिल्म प्रस्ताव के बारे में भारत के रिस्पॉन्स को लेकर के। देखिए, जब से रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हैं उसके बाद से डिफेंस एंथुजियास्ट की नज़र लगातार इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट पे टिकी हुई है कि SU-57 को लेकर भारत का करंट स्टैंस क्या है और भारत भविष्य में इसको लेकर क्या निर्णय ले सकता है। देखिए, अभी भारत की तरफ से फिलहाल इसको लेकर के कोई भी रिस्पॉन्स रूस को नहीं दिया गया है। भारत की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि वो हर पॉसिबल एस्पेक्ट को इस समय एक्सप्लोर कर रहे हैं और जब भारत का इवैल्यूएशन कंप्लीट होगा तो उसके आधार पर भारतीय वायुसेना यह निर्णय लेगी कि उन्हें किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है। हालांकि रूस का जो ऑफर था, यहाँ पर SU-57 की कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल असेंबली को लेकर बात करी गई थी और इस मामले के जानकार लोगों ने भी मीडिया से यही बात करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना के इवैल्यूएशन प्रोग्राम में कुछ मोमेंटम देखा गया है, लेकिन अभी भी आने वाले कुछ महीने लग सकते हैं भारत को अपना निर्णय बनाने में कि उन्हें किस एयरक्राफ्ट की तरफ जाना है और किसके तरफ नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि SU-57 सबसे प्रबल दावेदारों में से अब एक है, लेकिन अभी भी राफेल इससे बिल्कुल भी कम नहीं है। राफेल के अपने एडवांटेजेस हैं और SU-57 के अपने एडवांटेजेस हैं। भारत इस समय जो चीज़ देख रहा है वो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। भारत किन प्लेटफॉर्म्स को लॉन्ग टर्म पे सस्टेन कर पाएगा, किन को मेंटेन करना भारत के लिए आसान होगा, किन का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा सुगम होगा, इन सारे एस्पेक्ट को इस समय भारत की तरफ से देखा जा रहा है। और जब ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी उसके बाद ही नई दिल्ली से कोई बड़ी अपडेट आने वाली है। दरअसल इस समय अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस समय फोकस कर रहा है ऐसी पॉसिबिलिटीज़ पर जहां पर वो ऐसी परचेज कर सके जो कि हमारे लिए तत्कालिक समाधान के तौर पर हो और ये भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट कर सकें। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कह रही हैं कि भारत लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच ही नहीं रहा है। भारत इस समय मुख्य तौर पर एसडी प्रोक्योरमेंट की तरफ देख रहा है जहां पर नंबर्स लिमिटेड हो, लेकिन उनकी जो लोकल असेंबली जो कि काफ़ी महंगी पड़ जाती है कभी कभी, उसको भारत अवॉइड करना चाहता है। और ऐसे में इंडियन ऑफिशियल ने फिलहाल कोई सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट तो नहीं दी है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को लेकर के एयरक्राफ्ट को, लेकिन जब नंबर्स लिमिटेड होंगे तो जाहिर सी बात है कोई कंपनी भी जो लोकल असेंबली है इसके लिए नहीं मानेगी। अब अगर हम सुखोई की बात करें या रोस्टेक कॉर्पोरेशन की बात करें तो उनकी नज़र पूरी तरीके से HAL की नासिक फैसिलिटी पर टिकी हुई है। नासिक फैसिलिटी जहां पर पहले सुखोई 30 MKI जेट्स बनते थे, वहीं पर अब वो SU-57 फैलन का जो ई वेरिएंट है यानी एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसको बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस समय भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड और वेपन इंटीग्रेशन का ऑफर दे रहे हैं और भारत जो भी मॉडिफिकेशन चाहता है, इवन अगर भारत चाहता है कि हम इसका ट्विन सीट वेरिएंट बनाएं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि रूस फिर अब इतना बड़ा ऑफर दे रहा है तो वो कम से कम 100 यूनिट्स का जो ऑर्डर है उसको एक्सपेक्ट करेगा और जाहिर सी बात है इससे कम में बात बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। वहीं एक तरफ जहां रूस पूरी ताकत झोंक चुका है तो डसाल्ट एविएशन भी कहीं भी कम नहीं है। डसाल्ट एविएशन भारत में अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ा रही है। एक तरफ जहां सैफरान की इंडियन MRO फैसिलिटी, तो वहीं जो डसाल्ट की MRO फैसिलिटी है ये भी हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट टाटा के साथ तो उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर वो राफेल के पार्ट्स और फ्यूजलाज को भारत में ही बनाते हैं। और उन्होंने भी यही तर्क दिया कि अगर रशियन लॉजिक को भारत कंसीडर कर रहा है तो फिर हमारे लॉजिक को भी भारत को एक बार सुनना चाहिए कि हम भी राफेल को बड़ी संख्या में बना सकते हैं। इनफैक्ट बीच में रिपोर्ट भी सामने निकल के आई थी जहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से ये इंडिकेशन आए थे कि भारत जो है वो 2 वेरिएंट की तरफ जा सकता है राफेल के। पहला होगा राफेल F4 स्टैंडर्ड जो कि तकरीबन 80 से 90 की संख्या में भारत कंसीडर करेगा और ये चीज़ें फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री के रिपोर्ट में ही आई थी। और दूसरा वेरिएंट है राफेल F5 जो कि लिमिटेड नंबर्स में होने वाले थे, लेकिन भारत उनको कंसीडर ज़रूर करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस समय काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर चुकी हैं, लेकिन भारत की तरफ से इस पर कोई भी निर्णय नहीं आया है। भारत की तरफ से जब भी बात की जाती है तो यही कहा जाता है कि भारत का टारगेट सिर्फ 40 से 60 एयरक्राफ्ट है। अब अगर हम SU-57 की बात करें तो इसके अपने अलग समर्थक हैं और राफेल के अपने अलग समर्थक हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना पहले ही क्लियर कर चुकी है कि अब जो भी फॉरेन फाइटर्स लिए जाएंगे वो सिर्फ आंतरिक समाधान को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे और इससे ज़्यादा भारत कुछ भी प्लान नहीं कर रहा है। हालांकि भारत को अट्रैक्ट करने की जो कोशिश है वो दोनों की तरफ से की जा रही है, चाहे वो डसाल्ट एविएशन हो फिर चाहे वो रोस्टेक कॉर्पोरेशन हो।
अब इंटेंट तो क्लियर है, लेकिन भारत को इस समय ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने में कैपेबल हो और उसमें स्टेल्थ फीचर भी हो, यानी कि वो एनिमी रडार्स को इवेट कर सकें। और ऐसे में भारत के लिए फिलहाल SU-57 अगर इसी नीड को देखा जाए तो सबसे बेहतरीन है। हालांकि भारत अभी इस कश्मकश में है कि जब तक एमका और तेजस मार्क 2 अपने सीरियल प्रोडक्शन में नहीं आते हैं, तब तक जो कह सकते हैं SU-57 है या राफेल है, इसको किसी तरह आंतरिक समाधान के तौर पर यूज़ किया जाए और जब हमारे खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएंगे तो दिक्कत ही नहीं है। अब इस समय रूस के लिए इससे अच्छी टाइमिंग इसलिए भी नहीं हो सकती है क्योंकि रूस की जो प्रोडक्शन लाइन है वो रैंप अप कर रही है, जहां पर उनके प्रोडक्शन प्लांट में SU-57 का जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और इस समय SU-57 की यूनिट कॉस्ट की बात करें तो वो तकरीबन 80 से लेकर $100 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट करती है। वहीं अभी अगर F-35 से आप इनको कंपेयर करें तो F-35 के समय जो कॉस्ट आ जाती है वो 110 से $120 मिलियन की आ जाती है। वहीं अगर भारत F-35 को कंसिडर करता है तो फिर भारत को अमेरिका की तरफ से आने वाले जो दबाव हैं उनके लिए भी तैयार रहना होगा। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि भारत के लिए अगर डिसीजन लेना है तो भारत को बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑफर है अब इससे ज़्यादा बेहतरीन ऑफर भारत को ना दसाल्ट एविएशन दे सकता है और ना ही रोस्टेक से मिल सकते हैं। खैर, अगर भारत चाहता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लिया जाए जो कि फ्यूचर प्रूफ हो और आने वाले भविष्य में भारत को उसमें अपग्रेड करके उसकी कैपेबिलिटी को और इन्हांस भारत कर सके, तो फिर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को फिर सीधे तौर पर 40 से 60 जो SU-57 फैलेंस हैं इनके तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि भारत अगर आने वाले भविष्य में इनको मॉडिफाई भी करता है और एडवांस एसर रेडार से इक्विप करता है तो भारत के लिए फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो किंजाल मिसाइल की कैपेबिलिटी है SU-57 में वो 2028 तक ऐड हो जाएगी, जिसके बाद से ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी लॉन्च कर पाएगा और ये चीज़ें भारत के लिए बहुत हितकर होने वाली है। लेकिन आपको फिर से बता दें कि भारतीय वायुसेना ने कोई निर्णय नहीं लिया है और निर्णय आएगा या नहीं आएगा इस पर अभी हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम किसी का नाम नहीं लेने वाले हैं, बल्कि जितने भी ऑफर आए हैं उनको डीपली इवैल्यूएट किया जा रहा है और बहुत जल्दी अपने इवैल्यूएशन के आधार पर हम निर्णय लेंगे। हालांकि अगर भारत को SU-57 की तरफ जाना हुआ तो ब्रह्मोस NG का जो इंटीग्रेशन है ये भी आसान हो जाएगा, अस्त्र का इंटीग्रेशन भी आसान हो जाएगा और किंजाल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल और R-37M जैसी मिसाइल्स का एक्सेस भी मिल जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुखोई 57 जैसा स्टेल्थ प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, जो कि भारत के लिए फ्यूचर प्रूफ साबित होगा। हालांकि हम ये नहीं कहना चाहते कि दसाल्ट राफेल F5 या F4 कमतर हैं, लेकिन फिर भी एक जनरेशन ऊपर के एयरक्राफ्ट है, आप इनको फेयरली कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी इसको लेकर क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना राफेल की तरफ जाए या फिर आप चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना SU-57 की तरफ जाए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।